देखो आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। एटम, इससे पहले बायोलॉजी में हम लोग का सेल था ना, सबसे छोटा यूनिट जो था ना वो सेल था। अगर बॉडी की मतलब किसी भी मतलब हम लोग ऐसे चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब जो सजीव है, जिसके अंदर जान है, तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सेल से। और ऐसे कोई भी चीज़ जो बना हुआ है ना, दुनिया में जितना भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो बना हुआ है सबसे छोटा यूनिट, उसको क्या बोलेंगे? एटम। बहुत सारे एटम को ज्वाइन करके एटम बना, एटम से मोलिक्यूल बना, मोलिक्यूल से फिर और बड़ा बड़ा जो अदर पदार्थ है ना, ऑब्जेक्ट है ना, वो सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एटम्स किस टाइप का होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है ना। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होगा, फिर एटम से छोटा क्या होता है? एटम के अंदर रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। तो वहां से हम लोग को स्टार्ट करना है। मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। यही मैटर, मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम है, एटम से भी छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत साल तक तो ये माना जा रहा था कि सबसे छोटा एटम सी है, एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बाद में मतलब हमको लग रहा है कि 1897 98 1880 के आसपास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, बारी बारी से तीनों का हो गया। न्यूट्रॉन का सबसे लास्ट में हुआ था 1932, मतलब 1932 आज़ादी से कुछ साल पहले का ही बात है ना। 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ था, उससे कुछ समय पहले ही न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में खोज हुआ था। मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। कन्नड़ Kanad was one of the first person to propose that matter is made up of very small particle called परमाणु। सबसे पहले एक कनद कोई थे, उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है या फिर जो भी मैटर है ना, वो किस चीज से बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। जो हाँ, परमाणु। परमाणु चलाने वाला कैसा होता है? ना जिसको जलने में लड़ते हैं, ऐसा तो क्या होता है? परमाणु बम। परमाणु बम। एटम बम। और जो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया था जापान में ना। तो यहाँ पर किसके लिए परमाणु यूज हुआ है? सबसे छोटा पार्टिकल के लिए यूज हुआ है कि वो परमाणु से बना हुआ था। द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। एटम का मतलब था कि इसको और हम लोग छोटा पार्ट में बांट नहीं सकते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसको फिर से हम लोग बांट नहीं सकते। 11th में जाओगे ना तो मतलब ये पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है एटम के बारे में। बहुत साल तक लोग सिर्फ एटम ही जान रहे थे, बाद में भी पता चला कि नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, एटम से भी छोटा कुछ होता है। तो ये इसमें भी पहले एटम इसीलिए नाम पड़ा था क्योंकि सबसे पहले उन लोगों को लगा था ना कि इससे छोटा और कुछ नहीं है। द पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम और परमाणु, नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म। एक किस फॉर्म में पाया जाता है? कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। देखो सबसे छोटा एटम हो गया, और एटम जोड़ करके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे मान लो कि सिर्फ अकेला एच लिख रहे हैं ना हम लोग, तो क्या है? हाइड्रोजन एटम है ना। और लेकिन ये हाइड्रोजन एटम कभी अकेले नहीं रहता है, एक क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा और बना लेता है H2, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। एक क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। मतलब कोई भी एटम जो होगा ना, अकेला शायद ही पाया जाता है। मतलब कोई ऐसा एटम है जो मतलब रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं है ना, तब वो अकेले मिल जाएगा, नहीं तो ये जनरली कंबाइंड फॉर्म है। ऑक्सीजन भी ये अकेले नहीं रहता है, इसके साथ दो ठो मिला हुआ रहता है, O2 होता है। क्लोरीन भी अकेले नहीं रहेगा, Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो ये सब एटम हो गया। अकेले जो भी दिख रहा है ना वो सब एटम, और जब एक किसी के साथ कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल में बड़ा कौन हो गया? मॉलिक्यूल हो गया ना। द पार्टिकल ऑफ मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल में फर्क समझ में आ गया। एटम का डिफिनेशन क्या लिखोगे? इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड एटम, सबसे छोटा। और दो एटम मिल करके कंबाइंड फॉर्म, एटम के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम नाम कौन दिया था? जॉन डाल्टन। ये दो तीन मेन पॉइंट है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। अब दुनिया में जितने सारी चीज है ना, वो या तो एटम से बने हुए हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं।
जैसे पानी, पानी किस चीज से बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल से, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम कंबाइंड होकर के और क्या बन गया है? H2O का एक मॉलिक्यूल बनाया है ना। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, H2O का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। और अलग अलग एटम लोग है ना, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे किसी का एग्जांपल लो, सोडियम। सोडियम को पानी में डालो, पानी में डालते ही पानी उबलने लगता है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। वही कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पानी में डालेंगे कुछ नहीं होगा, है ना, पानी में तो घुला हुआ रहता ही है ऑक्सीजन। तो अलग अलग एटम और अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। अभी तक टोटल कितने एटम नोन है? 118 एटम अभी तक पता है। और दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो 118 एटम से ही बना हुआ है। इवन हम लोग का जो बॉडी भी है ना, वो भी वो सारे एटम से ही मिल करके बना हुआ है। हाँ, लेकिन सेल एटम से बना हुआ है। सेल को और डीपली मतलब पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सारा 4-5 टाइप का एटम्स है जो आपस में कंबाइन करके और उस तरह का बनाए हैं। विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। वो था जब हम बायोमेडिकल, जब बीटेक एमटेक कर रहे थे ना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो वो चीज पढ़ाई हो रहा था। ये देखो, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें भी ये सारा एटम है, इसमें एटम है, न्यूक्लियस के अंदर ये एटम है। बोले जब हम पूछे कि सब जब एटम से ही बना है तो इसमें फिर जान कहाँ से आया? एटम में तो जान नहीं होता है। तो किसी को पता नहीं था एटम में जान कहाँ से आया। वो एक्टिव होता है, वो सजीव होता है, मतलब वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना सेल के बारे में, सेल में क्या है? जान होता है सेल में, वो सारा काम करता है। अब उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसमें क्या बताया गया है? द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देयर आर टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड वाला क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी 2 दिया है, जब 11th में जाओगे तो वहाँ 5 मिलता है लगभग। नहीं करना है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है ना कि और रिएक्शन से पहले जो कुछ भी तुम लोगे ना, वो जितना उसका मास रहेगा ना, रिएक्शन के बाद उतना मास तुमको मिल जाएगा, भले कुछ भी बने। जैसे मर्क्यूरी का ऑक्साइड 100 ग्राम था ना, रिएक्शन के बाद मरकरी और ऑक्सीजन बना रहा है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मतलब ये यही बताना चाह रहा है कि हाँ, यही बताना चाह रहा है कि रिएक्शन से पहले जो चीज जितना है ना, रिएक्शन के बाद वो उतना ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराओ, दोनों मिल करके जितना इसका वेट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उतना ही पानी का भी वेट बनेगा। पानी जितना बनेगा ना, उतना ही उसका वेट रहेगा। इसका डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है ना, मैटर मतलब पदार्थ, वही सॉलिड लिक्विड गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, और ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। वो बस कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन टुगेदर इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। इधर वाला को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्शन से पहले जो कुछ भी है ना, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और रिएक्शन के बाद जो बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। Chemical reaction known as reactant, whereas the new substance formed as a result is called क्या? Product। जो बनेगा लास्ट में उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। बैठ गया। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, अब यहाँ पर देखो law of conservation का मतलब बता रहा है, इसमें लिखना क्या है? The total mass of product is equal to the total mass of reactant। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या है? प्रोडक्ट का मास है। उसके बाद है दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताने की कोशिश किया है कि पानी तुम चाहे कहीं से भी लो, है ना, कोई भी जब मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसमें जो रेशियो होता है ना एटम का, वो एकदम फिक्स होता है। जैसे पानी, पानी अब H2O है ना, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। तो ये पानी तुम कहीं से भी उठाओ, चाहे वो समुद्र से उठाओ, नदी से उठाओ, जहाँ से भी लो, उसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन मिलेगा ना, वो 2:1 ही मिलेगा।
वही हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें बता रखा है कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कमांड टू मेक टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मास का इसमें जो प्रोपोर्शन होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, रिवर ले लो, वेल ले लो, स्प्रिंग ले लो, सी ले लो, कहीं से भी ले लो। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है ना 1:8, 1:8 कैसे आया है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, हर एटम का एक फिक्स्ड मास होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8, ठीक है ना। तो ए हमेशा 2:1 रहेगा, मतलब अगर ए 2 लेंगे तो एक ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16 मास होता है। ऑक्सीजन अगर ए 2 ग्राम ले रहे हो ना तो ए कितना लेना होगा, 16 ग्राम। तो अगर ए 1 ग्राम ले रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो रेशियो बोलोगे तो 2:1 बोलोगे, या फिर मास का रेशियो बोलोगे तो 1:8। 3 लेंगे तो ए हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा, 8 16 24, 8 करके बढ़ता रहेगा, है ना। लेकिन ए कभी नहीं आएगा 3 × 24, तो मतलब सेम चीज हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ना वो 1:8 का ही होगा, वो पानी हम लोग चाहे कहीं से भी उठाए। लिमिटिंग रिएजेंट, इन रिएक्शन हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट वी मस्ट आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें क्या लिखा है, इन रिएक्शन हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट, कोई ऐसा रिएक्शन ना जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। ऊपर वाला में एक ही रिएक्टेंट था, है ना, यहाँ पर देखो 2 रिएक्टेंट यूज किया है। which is finished early is known as limiting reagent। अब यहाँ पर 2 चीज रिएक्शन करेगा, है ना, रिएक्शन करने के बाद फाइनली 2NH3 बनाएगा। लेकिन बोल रहा है कि इसमें जो पहले खत्म हो जाएगा ना उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, है ना। मान लो कि तुम नाइट्रोजन बहुत सारा ले लिया, हाइड्रोजन थोड़ा सा लिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके NH3 तो बन गया, धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन बच जाएगा। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इफ वी टेक 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 2 मोल नाइट्रोजन का लिया है, 1 मोल का कितना हो जाएगा, 28 ना, 28 ग्राम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि 1 मोल का कितना वेट होता है। अभी बस समझने एक तो एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है, ये समझ में आगे आ जाएगा मोल क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है 2 मोल, 2 मोल मतलब यहाँ पर समझ लो 2 यूज हुआ है ना, उसके लिए बोल रहा है कि 2 मोल नाइट्रोजन हम लोग ले रहे हैं और एलॉन्ग विथ 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, 2 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का। लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 मोल कहने का मतलब इस तरह से 2N2 और प्लस 3H2 ऐसे ले रहा है ये लोग। We can see only 1 mole of nitrogen is sufficient to react with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। तो अगर हम लोग 2 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, ये तो रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा। देखो अगर हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन, नाइट्रोजन अकेले नहीं रहता है और जब भी रहता है तो 2 ठो मिक्स होकर के रहता है। देखो नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, NH3। अब सबसे पहले इसका काम है, इसको प्लस कर रहे हो तो 4 ना बनना चाहिए। 4 कैसे, 2 और 2। देखो ये जो होता है ना इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। ये अमोनिया है ना, जैसे मान लो कि देखो तुम रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बनता है क्या, H2O। एक्चुअली हाइड्रोजन अकेले रहेगा नहीं, उसको हम अकेले सिर्फ H लिख नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन अकेले रहता नहीं है नेचर में, उसको भी अकेले नहीं लिख सकते हैं। बनना चाहिए था क्या यहाँ पर H2O2, लेकिन बन क्या रहा है H2O। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितना एटम है उतना ही इधर बनना चाहिए ना, इसको आप क्या करते हैं ना कि हम लोग बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, चलो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है ना, इधर 1 ठो है, तो एक काम करो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ठो वाटर मोलिक्यूल बन गया। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम हो गया, 4 गो हाइड्रोजन इधर हो गया, तो अब इधर भी 2 लिख दो। अब ठीक है ना,
तो ऐसे हम लोग को करना पड़ता है, इसको बोलते हैं बैलेंस करना, इक्वेशन का बैलेंस करना ये कहलाता है। तो हम लोग को पहले से याद रखना होता है, हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूल को देख करके मतलब N2 + H2 हम लोग ये नहीं बोल सकते कि N2H2 बनेगा। हम लोग पहले से पता मतलब याद करके रखना होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ना तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। ठीक है, तो ये याद करके रखना पड़ेगा। अब NH3 जब एक बार हम लोग लिख लिए ना तो अब हमारे हाथ में, हम इसको क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे। नाइट्रोजन इधर 1 है, उधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों तरफ नाइट्रोजन सेम हो गया। हाइड्रोजन इधर 3 ठो, उधर 2, क्या करें इधर 3 × 2 6 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 6 ठो, यहाँ भी 3 कर दो, 6 हो गया ना। ऐसे करना होता है, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना होता है। अब ये हम लोगों को क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लोगे तो तुमको हाइड्रोजन का 3 मोल लेना पड़ेगा, तब 2 ठो अमोनिया बनेगा। ठीक है, कितना लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल। अब मान लो कि हाइड्रोजन का हम लोग ले लेते हैं 6 मोल, ठीक है, और नाइट्रोजन का 1 मोल, तो क्या होगा, ये बनेगा लेकिन ये बनने के बाद 2NH3 बनने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा ना। अगर तुम 3 ही हाइड्रोजन चाहिए ना, अगर ज्यादा हम लोग ले लेंगे तो होगा क्या, पहले ही खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन। सर एन के बगल में भी तो 3 लिख सकते हैं। हाँ, अगर 3 लेंगे तब एक्स्ट्रा उतना डालना पड़ेगा ना। अगर नहीं डालते हैं तो उस केस में एक कम पड़ गया तो फिर इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर चाहते हो कि और रिएक्शन हो तो फिर इसमें डालना पड़ेगा, इसको 2 या फिर 3 करना पड़ेगा, फिर और रिएक्शन होता रहेगा, है ना। तो लिमिटिंग का मतलब कि जो पहले खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखो, तुम अगर 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लेते हो ना, तो 2 मोल बनता है पानी का। ठीक है, अब तुम अपना मन से बोलोगे कि नहीं हम 3 मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन करके इतना पानी बना देगा, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑक्सीजन रह गया और साथ में ए रह गया। ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के लिए 2 रिएक्टेंट चाहिए, उसमें से जो पहले खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कम पड़ गया उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। लिमिटेड ही तो बोल रहे हैं, लिमिटिंग दिए हुए हैं। अच्छा, तो वही है ना, रिएजेंट जो पहले खत्म हो रहा है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इसमें क्या लिखोगे तुम लोग एक्सप्लेनेशन में यही लिखोगे कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बना रहा है। अब हम अगर 3 मोल की जगह 4 मोल हाइड्रोजन ले लेंगे ना, तो ये पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब इधर वाला ज्यादा नहीं, इधर वाला पहले खत्म हो जाएगा। या फिर तुम इसी को डबल ले लो ना, एगो रिएक्शन कर रहा है 3 गो से, ये हम 2 गो कर देंगे तो एगो रिएक्शन कर लेगा, बाकी एगो फिर बचा रह जाएगा, फिर ये लिमिटिंग हो जाएगा, ये पहले खत्म हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा किसी को भी थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे ना तो वो बच जाएगा बाद में। अगर इसको बढ़ा देंगे 2 ना तो ये बच जाएगा, और इसको 3 की जगह 4 कर देंगे तो फिर ये बच जाएगा। उसके बाद है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डाल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर इन मैनचेस्टर, इंग्लिश के टीचर थे, proposed the behavior of matter could be explained using an atomic theory. He published his work about atomic theory in 1808 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दिया था। The main point of Dalton's atomic theory was, डाल्टन क्या क्या सिखाया था सबको, all the matter is made up of very small particle called atom। सारे जो मैटर्स है ना, बहुत छोटे छोटे चीज से बने हुए, दुनिया के जितने भी मैटर हैं, है ना, ये सारा चेयर भी बना हुआ है उस एटम का, ये कार्बन का बना होता है ज्यादातर। प्लास्टिक का देखना, प्लास्टिक का केमिकल फार्मूला नेट पर सर्च करना तो मिल जाएगा। तो सारा चीज दुनिया में जितना कुछ भी दिख रहा है ना, सब उस 118 एटम से ही बना हुआ है। तो एटम बोले थे, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, गलत बोले थे ना, लेकिन लोग काफी समय तक पढ़ रहे थे इसको। एटम को बाद में पता चला कि डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, ये जितना है उतना फिक्स है। एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, एटम बहुत टाइप के होते हैं, देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। इसमें बोल रहा है कि एटम से कितने बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। बोल रहा है कि एक एलिमेंट के जितने सारे एटम होते हैं ना वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हम गोल्ड ले रहे हैं ना, अब गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड का ही एटम होगा बहुत सारा, है ना, तो सारे गोल्ड के एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एलिमेंट और एटम में समझ में आ रहा है अंतर ना। एटम एलिमेंट मतलब बहुत सारा एटम मिला करके एक एलिमेंट बनेगा। मतलब 2-3 नया चीज हो गया ना। क्या क्या हो गया, एक तो मॉलिक्यूल सीखा तुम लोग, एटम सीखा, मॉलिक्यूल सीखा, और अभी क्या सीखा, एलिमेंट ना, और फिर एक तो मैटर। मैटर से छोटा एलिमेंट, एलिमेंट से छोटा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से छोटा एटम। ठीक है ना। क्या क्या इन सब में फर्क समझ में आया, एटम फर्क सब में समझ में आया। एटम सबसे छोटा, दो एटम को एक साथ मिलाएंगे, जैसे ऑक्सीजन एटम हो गया, O2 क्या वो हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना। मॉलिक्यूल से बड़ा एलिमेंट, एलिमेंट अब कैसे करें, इसमें ऑक्सीजन का मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो ना, तो एक तरह से समझ लो वो एलिमेंट। जैसे गोल्ड, गोल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड का एक हम लोग कुछ मान लो कि ले लिए हम लोग, गोल्ड का क्या बनता है, रॉकेट लॉकेट लॉकेट बनता है। तो लॉकेट अगर हम लोग गोल्ड का ले लिए ना तो वो एक एलिमेंट हो गया। और लॉकेट किस चीज से बना हुआ है, बहुत सारे गोल्ड के एटम से मिलकर के बना हुआ है ना, समझ में आ गया एलिमेंट। और एलिमेंट से बड़ा मैटर, मैटर जैसे जब हम लोग कोई जैसे मान लो कि गोल्ड का ये हम लोग बना रहे हैं, ऐसे गोल्ड भी एक मैटर ही है, पर मैटर जैसे गोल्ड में हम लोग थोड़ा सा कॉपर मिला दिए, जब भी कोई उसका बनता है ना कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है ताकि वो ज्यादा सॉफ्ट ना रहे। प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा तुरंत। तो गोल्ड भी मैटर हो गया, और गोल्ड में कॉपर थोड़ा सा मिला दो ना तो भी क्या हो गया, एक तरह का मैटर ही हो गया। मतलब मैटर मिक्स भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट हमारा क्या होगा, पूरी तरह से प्योर होगा। एटम पूरी तरह से प्योर होगा। ठीक है ना। अब एटम से नीचे जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 4080 टोटल, 4000 टोटल कंप्लीट कोर्स का। पूरा कोर्स केमिस्ट्री का हाँ, सिर्फ 4000 सिर्फ 4000। इसमें क्या हो गया, एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑल एटम्स गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट में सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, सबका मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। दो तो अलग अलग एलिमेंट लोगे ना, एक कॉपर का लोगे, एक गोल्ड का लोगे, तो उन लोगों का एटम भी डिफरेंट होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। Chemical combination between two elements consists in the joining together of atom of these element to form molecule of the compound। बोल रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, अगर दो एटम आपस में ज्वाइंट कर लिए ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम्स थे और दोनों आपस में ज्वाइन किए तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स। किसी कंपाउंड में एटम का जो टाइप होता है या फिर एटम का जो रेशियो होता है, नंबर होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे H2O में, पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान जो एटम जो आपस में ज्वाइंट होते हैं ना, वो एक होल नंबर में होते हैं। यानी कि आधा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ज्वाइंट हुआ, वैसे नहीं होगा, फुल नंबर में होगा। आधा और फ्रैक्शन, आधा या फिर 0.25 ऐसे एटम नहीं ज्वाइन करता है, या तो 1 करेगा या फिर 2 करेगा या फिर 5 करेगा, वैसे करके। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है, आप फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रहता है। कहाँ तक हो गया था, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि जो पूरा जो पार्टिकल जितना मतलब दुनिया में चीज है वो सारा कुछ किस से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम मिलाकर क्या बनता है, 2 एटम या 2 से अधिक एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल और एटम से ही और क्या बना होता है, एलिमेंट्स बना होता है। हर एक एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम मतलब ये होते हैं ना। जैसे अगर हम लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे। ठीक है, और उससे भी बड़ा क्या होता है, जिसमें बहुत सारे एटम, बहुत तरह के एटम मिक्स होकर के मैटर बनाते हैं ना। मैटर, जब हम मैटर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज मिक्स होते हैं। उसके बाद डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ लिए थे। इन्होंने बताया था कि सबसे छोटा एटम ही होता है, लेकिन ये बाद में गलत निकला, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में मिल गया ना।
इसको तुम लोग एक बार रीड कर लेना ठीक से, आ सकता है एग्जाम में। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या क्या गलती इन्होंने बताया था उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इंसान मतलब कोशिश किया है मतलब जानने का सारा चीज, हिस्ट्री एक तरह से पढ़ाया जा रहा है ना, कि एटम तक अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर्स के बारे में, उसका जो बेसिक चीज है ना, उसको जानने में कितना समय लगा, कैसे कैसे लोग जाने। इसमें तो बहुत कम बताया है, वही फिर थोड़ा सा हायर क्लास में जाते हैं ना तो बहुत डीपली बताया हुआ है, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना बार कोशिश किया गया, तब जा करके इसके बारे में जान पाए हैं डीपली। इनका कमी क्या क्या था, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, कमी पता चलेगा तभी तो फिर आदमी फिर आगे सोचेगा कि इसको ठीक कैसे करें। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे इनका, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट एटम वेयर थॉट टू बी इंडिविजुअल। सबसे बड़ा गलती इनका क्या था, उन्होंने बोला था कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, उसको और छोटे पार्ट्स में नहीं बांट सकते। We now know that under a special circumstance, atom can be further divided into a still a smaller particle called electron, proton, neutron, है ना। अभी हम लोग जानते हैं कि इसका इससे भी छोटा जो है ना चीज वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिससे एटम बना हुआ है। तो एटम आर themselves made up of three particles, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। इन्होंने बताया था कि किसी एलिमेंट का अगर हम लोग सारे एटम्स को देखेंगे ना तो वो सारे क्या होंगे, सेम मास के होंगे, लेकिन ये भी गलत निकला। इट इज हाउएवर नाउ नोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। अभी के टाइम में मिल गया कि कार्बन ही उठा रहे हैं ना, तो कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट उसका मास हमको मिल रहा है ना, 12 भी मिल रहा है, जैसे हाइड्रोजन का भी उठा रहे हैं तो उसका अलग अलग आइसोटोप्स वगैरह ये सब मिल रहे हैं। तो ये भी एक तो गलत हो गया कि एक ही एलिमेंट जो है ना वो सेम मास का नहीं होगा, दो तीन उसका वैरायटी पाया जाता है, मिल जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी said that atom of different element have different mass। इन्होंने बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट का अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लो कि गोल्ड का ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं, अब दोनों के एटम को उठाएंगे तो उन लोगों का दोनों का जो मास होगा ना वो डिफरेंट होगा। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा था, लेकिन हर केस में वैसा नहीं था, कुछ कुछ एक्सेप्शन उसका भी मिल गया। However, now known that even atom of different element can have the same mass। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम का सेम मास मिल गया, है ना। तो तीन चीज हो गया। It failed to explain how atom of different element differ from each other। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, डिफरेंट एलिमेंट है इनका जो एक दूसरे से अलग एक क्यों है ना। इन्होंने तो बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है उसका जो एटम का मास होगा वो डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट क्यों होगा ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है ना, इसलिए डिफरेंट है। तो उस समय तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ नहीं था, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं उसके बारे में। इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने उस समय कुछ बताया नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि डिफरेंट जो एटम्स है ना वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है, जैसे हम ले लेते हैं एक तो कॉपर का या फिर एक तो सोडियम का ले लिए, एक क्लोरीन का ले लिए, तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से कंबाइन करके NaCl बनाता है, तो एक दूसरे से कंबाइन कैसे कर रहा है, ठीक है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ ना तब पता चल गया कि कैसे कंबाइन हो रहा है, लेकिन उस समय तो खोज ही नहीं हुआ था, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे कंबाइन हो रहा है। इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बंधा हुआ है, ठीक है ना, ये भी वो लोग उस समय वो नहीं बता पाए। इसका भी पता बाद में ही चला, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला ना तब पता चला कि ये लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। पर उस समय तक तो ये सब पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहाँ से बता पाते, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। It did not make any distinction between ultimate particle of element that take part in reaction and ultimate particle that has independent existence। ये भी नहीं बता पाया कि कौन सा जो एटम है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब नोबेल गैस सब का जो ये है ना बाद में आया कंसेप्ट कि ये नोबेल गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ये सब उस टाइम पता नहीं था। उसके बाद आते हैं एटम्स।
ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जितने सारे मैटर हैं वो सारे के सारे एटम से बने हुए हैं। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम किस चीज में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का एटम कंबाइन होगा और वाटर बनाएगा। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। बहुत सारे एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में ये पाए भी नहीं जाते हैं। दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट, ये क्या लिखा है, दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब ये या तो सेम ही एटम के साथ कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन ओ नहीं रहता है, O2 रहता है, सेम ही तरह से कंबाइन कर लेता है। उसी तरह से बहुत सारा चीज है जो अकेला सिंगल नहीं मिलेगा। जैसे गोल्ड ये सब है कि वो सब रिएक्शन ज्यादा नहीं करता है, लेकिन दूसरा चीज हम लोग लेते हैं ना तो जनरली दूसरे चीज के साथ मिक्स रहता है। ठीक है, जैसे आयरन की बात करो, आयरन रख करके छोड़ दो, उसमें जंग लग गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया हो, है ना, ऑक्साइड बना लेता है जिसको जंग हम लोग बोलते हैं। तो फ्री कंडीशन में बहुत कम ही एलिमेंट पाए जाते हैं। एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम क्या है, साइज में बहुत छोटे होते हैं। The size of an atom is indicated by its radius, which is called atomic radius. हम लोग साइज इसका रेडियस नाप करके और पता कर सकते हैं। एटम रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और इसका जो रेडियस हुआ किस चीज में मेजर किया जाएगा, नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर कितने कैसे मिलेगा, तो 1 मीटर को 10 के पावर 9 पार्ट, इतना पार्ट कर देंगे तो सबसे छोटा वाला जो होगा 1 नैनोमीटर होगा, मतलब काफी ज्यादा छोटा है। द सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज Nm। हाइड्रोजन इज एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा एटम है। दे कैन नॉट बी व्यूड बाय सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये वाला नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जैसे हम लोग करते हैं ना, देखो नापने का, मेजर करने का बहुत सारा यूनिट है। 1 मीटर में कितना होता है, ये होता है मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। कैसे पता करोगे, एक पे यहाँ 0 2, यहाँ 2, यहाँ 2। एक डेसीमीटर में कोई पूछा कितना सेंटीमीटर, तो 1 यहाँ रख दो, यहाँ 0 रख दो, 10, मतलब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब एक ये हुआ कि 1 मीटर को 100 टुकड़ा कर दो। 100 टुकड़ा में जो सबसे एक उसमें से उठाओ, वो कितना कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर कहलाएगा, है ना। अब सेंटीमीटर से और छोटा यूनिट में जाओगे ना तो तुम्हारा आता है माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर को 10 के पावर 6 टुकड़ा कर दो, उसके बाद जो सबसे छोटा होगा ना वो 1 माइक्रोमीटर का होगा। और इससे भी छोटा होता है नैनोमीटर। 1 मीटर में होता है 10 के पावर 9 नैनोमीटर। तो जैसा जो मेजर करना है ना उसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं। अब मान लो कि हम लोग को कहीं जाना है, रास्ता मेजर करना है, तो रास्ता के लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करते हैं, है ना। लाइन वगैरह अगर ग्राफ ड्रॉ करना है पेपर पर, तो वहां पर हम लोग सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहा। अब ये इतना छोटा है ना कि सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग नैनोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है देखने में। ठीक है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से हाइड्रोजन को नहीं देख सकते हैं। हाउ एवर थ्रू मॉडर्न टेक्निक सच एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नीफाई इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। तो ये इतना ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा कि हम लोग को एटम दिख जाएगा। सिंबल ऑफ एलिमेंट, अब हम लोग बहुत सारे एलिमेंट पता चल गया है, उसके सिंबल के बारे में सीखेंगे। कितने एलिमेंट है अभी तक, 180 ना, 118 है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल लेंदी नेम, इसका बड़ा नाम काफी ज्यादा लेंदी होता है तो हम लोग छोटा नाम यूज करते हैं। साइंटिस्ट यूजेज एब्रिविएटेड नेम, these abbreviated names of the element are known as symbol। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंबल बोलते हैं। The symbol may be defined as the abbreviation used for the name of element। अब सबसे पहले सिंबल में भी बहुत तरह का चीज आया था। सबसे पहले किसका आया था, डाल्टन का आया था, इन्होंने सबसे पहले दिए थे। उसमें जितना एटम उनको पता था उसके बारे में दिए। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बोला कि इस टाइप का सिंबल यूज करो, कार्बन के लिए ऐसा यूज करो, डिफरेंट के लिए अलग अलग सिंबल बताए। तो ये तो अभी बिल्कुल यूज हो नहीं रहा है। Dalton's symbol for element were difficult to draw and inconvenient to use।
ड्रॉ करने में दिक्कत आ रहा था और यूज करने में इनकन्वीनियंट लग रहा था। सो डाल्टन सिंबल आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो ये सिर्फ एक तो हिस्ट्री है और कुछ नहीं है, इसका यूज नहीं होता है। अभी हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न सिंबल। IUPAC अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट। ये क्या करता है? नेम इम्प्रूव करता है, अप्रूव करता है किसी भी एलिमेंट का। द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट टू लेटर, फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट टू लेटर और द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। तो कैसे हम लोग यूज करते हैं? या तो फर्स्ट लेटर यूज कर दो, है ना, जैसे कार्बन के लिए सिर्फ C यूज होता है, या फिर स्टार्टिंग का 2 लेटर यूज करो, जैसे कैल्शियम के लिए Ca हम लोग यूज कर लेते हैं। अब कैल्शियम के लिए C यूज नहीं कर सकते क्योंकि C ऑलरेडी कार्बन ले लिया है, तो फिर कैल्शियम का जब बारी आया तो वहां पर उसका 2 लेटर ले लिया गया। और कभी कभी क्या होता है कि उसका फर्स्ट लेटर उसके बाद सेकेंड वाला छोड़ करके थर्ड वाला, ताकि किसी के साथ वो मैच ना करे। तो जैसे मैग्नीशियम का Mg हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से चलता है। द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। यहाँ पर दे रखा है कुछ का ना, हाइड्रोजन का H, इसमें सिर्फ सबका फर्स्ट लेटर यूज हुआ है, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। यहाँ पर सेकेंड 2 लेटर यूज हुआ है, एल्युमिनियम, लिथियम, बेरियम, बेरिलियम, नियोन, सिलिकॉन, आर्गन, है ना। इसको याद करना तो सिंपल है, याद हो जाएगा। और इसमें देखो फर्स्ट और थर्ड यूज हुआ है, R को छोड़ दिया, AS यूज हुआ है, Mg यूज हुआ है, Cl यूज हुआ है क्लोरीन के लिए, क्रोमियम के लिए Cr यूज हुआ है। और कुछ का नाम जो है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जैसे आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? फेरम नाम है उसका लैटिन नेम, तो यहाँ से Fe ले लिया गया है। गोल्ड का क्या है? ऑरम है, तो Au ले लिया गया है। कॉपर का Cu, पोटेशियम का, ऐसे ये सारा कुछ कुछ का नाम जो है ना उससे मैच करता हुआ दिखाई नहीं देगा। इट इज important to note that the first letter of every chemical symbol is capital letter। पहला वाला क्या होता है? कैपिटल होता है, और सेकंड वाला छोटा। सेकंड लेटर इज नॉट कैपिटल। सिंबल ऑफ एल्युमिनियम इज Al एंड नॉट Al, ऐसे नहीं लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिंबल हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नेम तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। सिंबल रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, एक क्या एलिमेंट के 1 एटम को ए रिप्रेजेंट करता है। सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। एक क्या 1 मोल एटम में कितना हो जाएगा? इतना एटम, ठीक है। मतलब C जब हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो C का मतलब 1 एटम भी हो सकता है, 1 मोल एटम भी हो सकता है, ठीक है। जब 1 मोल एटम यूज करेंगे ना, तो वहां पर 1 मोल में इतना एटम होता है। वो ऐसे ही है जैसे 1 दर्जन में होता है ना 12 सेव, 12 आम, उसी तरह से एक तो यूनिट हो गया, ठीक है। अब एटम का संख्या बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट डिफिनिट मास ऑफ द एलिमेंट। सिंबल क्या करता है? रिप्रेजेंट डिफिनिट मास, किसी भी चीज का ना एक फिक्स्ड मास को ए रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग कार्बन C यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि 12 ग्राम, है ना। उसका 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो ऐसे ही हाइड्रोजन का 1 हो गया एटॉमिक मास, एक 1 AMU या 12 AMU। इसी तरह से सबका अलग अलग है, ठीक है ना। सिंबल का मतलब समझ में आ गया। सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले तो एटम, है ना, एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। एक फिक्स्ड मास को रिप्रेजेंट करता है ना। एक क्या होता है? फर्स्ट लेटर नेम, सिंबल जो होता है किसी चीज के नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सिग्निफिकेंस हो गया 3-4, इस सिंबल का मतलब क्या है। चलो अब इसके बाद एटॉमिक मास, है ना, मास के बारे में अब आ गया कि हर एटम का मास कितना होता है। जैसे कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, तो उसके एक एटम का मास कितना होगा, या फिर 1 मोल एटम का मास कितना होगा, उसको कैसे मेजर करेंगे। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। इसका देखो सबसे हैवीएस्ट एटम जो है ना, उसका मास है 10 के पावर -22 ग्राम, बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना। 1 ग्राम का 10 के पावर 22 टुकड़ा करो, तब जा करके एक का मास निकलेगा। इवन एन अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस कैन नॉट मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस, छोटा छोटा मतलब यूनिट वाला भी तराजू लेंगे ना, तो इसको ये वेट नहीं कर पाएगा। However, relative mass of the atom of different element can be determined। हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव मास सबका पता करके रखते हैं, मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले में कितना ज्यादा भारी है। हम लोग एक बार एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिए। हाइड्रोजन के बाद अब कार्बन का मेजर करना होगा ना, तो हम लोग बोल देंगे कि हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा होगा।
12 AMU। अगर 1 AMU हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं ना तो कार्बन के लिए 12 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU, ऐसा करके हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरा को बताएंगे। तो सबसे पहले किस एटम को मेजर किया गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट सिलेक्टेड द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन C12, है ना। ये लोग किसको यूज किया? C12 को। C12 का वेट एक बार ये लोग ले लिया और उसके मुकाबले देख लिया कि कौन एटम कितना हल्का है कितना भारी है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग सबको मेजर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेल अस द नंबर ऑफ टाइम एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो अगर हम लोग किसी भी एटम का मास लेंगे ना तो उसका मतलब ये होगा कि ये C12 कार्बन है ना, कार्बन के मुकाबले वो कितना ज्यादा भारी या कितना ज्यादा हल्का है, कार्बन के मुकाबले ही हम लोग देखते हैं। Atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with mass of an atom of carbon, है ना। कार्बन का कितना कितना लिया जाएगा? 12 AMU, और इसी के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम का एटॉमिक मास हम लोग मेजर करेंगे। एटॉमिक मास का यहाँ पर सबका दिया हुआ है ना, कार्बन का 12 यूनिट दिया हुआ है ना। मेजर करने का तरीका है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मेजर करना है, हाइड्रोजन मेजर करना है तो हाइड्रोजन का हम लोग ले लेंगे एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, माइनस यहाँ पर नहीं है, वो कार्बन 12 है ना। अब मान लो कि हमको हाइड्रोजन का वेट निकालना है तो हाइड्रोजन का वेट यहाँ पर 1 होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, और 1/12 इंटू 12 है, ये भी कैंसिल होकर के 1, मतलब कि 1 AMU आ गया हाइड्रोजन का। यहाँ पर सबका दिया हुआ है, ठीक है ना, कार्बन से कंपेरिजन करके। हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, नाइट्रोजन का 14, सोडियम ऑक्सीजन का कितना है 16, ऐसे करके। इसमें से 20 तक का याद कम से कम रखना रहता है, 1 से लेकर के 20 तक। एटॉमिक नंबर 118 को है ना टोटल एटम्स, तो उसमें से 1 से लेकर के पीरियोडिक टेबल देखे हो तुम लोग कि नहीं? देखे हो ना? नहीं देखे हो? पीरियोडिक टेबल में सारा एटम्स लिखा हुआ रहता है सजा करके। हाँ देखो वो है ना, उसमें तुमको 1 से लेकर के 20 तक सब में 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके दिया हुआ होगा। याद करने का तरीका है वो बता देंगे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना तो उसमें बता देंगे कैसे याद होगा। ये शॉर्टकट होता है, ट्रिक होता है याद करने का। याद हो जाता है, यूज करोगे ना धीरे धीरे याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में ट्रिक से तुमको याद रखना होगा, लेकिन बाद में बिना ट्रिक के भी आ जाएगा सारा। ये सब क्या बता रहा है यहाँ पर? कैल्शियम 40 यूनिट बता रहा है, मतलब इसका ये हुआ ना कि C12 का जो वेट है ना उसका 1/12 कर दो, 1/12 करने के बाद जितना आया ना उसका 40 गुना ज्यादा भारी कौन है? कैल्शियम है। ऐसे देखो सब उतना डिफिनेशन वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन डिफिनेशन तो लिखने के लिए आएगा तो यही लिख देना कि किसी चीज का जो मास होता है ना तो C12 के मास का 1/12 उसके रेस्पेक्ट में उसका कितना गुना है ना वही होता है किसी भी चीज का मास। किसके रेस्पेक्ट में? कैसे निकालेंगे? मतलब कार्बन लेंगे C12, ठीक है ना, या फिर सिंपल ऐसे याद रखो, कार्बन लेंगे, कार्बन का वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद जितना आएगा उसको उसमें 12 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा ना उसका जितना गुना रहेगा दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर दूसरा एलिमेंट उतना ही उसका एटॉमिक मास होगा। याद हुआ? वेट कैसे करेंगे हम लोग को नहीं करना है, कोई डिफिनेशन पूछेगा तो बताना है कि कोई बोलेगा कि कैल्शियम का 40 है वेट, इसका मतलब क्या है? तुम क्या बोलोगे? कार्बन का वेट का 40 गुना है, ऐसे मत बोलना कि कार्बन के वेट का 40 गुना है, बोलना कि कार्बन के वेट का 1/12 पार्ट। कार्बन का वेट जितना है ना उसमें पहले 12 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जितना आया ना उसका 40 गुना ज्यादा ये है, ऐसे बोलना होता है। हम दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? Gram atomic mass of an element is defined as that much quantity of the element whose mass expressed in gram is numerically equal to its atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास होता है कि अगर किसी एलिमेंट का मास ग्राम में लिखा गया है ना तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का 27 यूनिट होता है, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 27 ग्राम। जो यूनिट है बस यू को जी में कन्वर्ट कर देना, वही उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो ग्राम में मास अगर कैलकुलेट किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अगर तुम्हारा
यू वाला जो रहता है ना, वो क्या रहता है, वो तुम्हारा AMU रहता है, 14 AMU। ऐसे सिंपल जब वेट रहेगा ना तो समझ लेना कि वो AMU में लिखा हुआ है, और अगर ग्राम लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ही ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में लिखा गया है वो। किसी आइसोटोप का ग्राम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइसोटोप में होता है क्या ना कि मतलब एक ही एटम रहेगा पर उसका मास डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे उन्होंने डाल्टन क्या बताया था, डाल्टन बताया था कि एक ही एलिमेंट का मास जो है ना हमेशा सेम रहेगा, पर बाद में पता चला कि वो गलत बता दिए। एक ही एलिमेंट का जो मास है ना थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। तो अगर मान लो कि कार्बन लिए, कार्बन का दो, यहाँ पर आइसोटोप किसका दिया हुआ है, क्लोरीन का। अब क्लोरीन का मास, क्लोरीन दो तरह का आइटम होता है, एक का मास 35 होता है, एक का 37 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक का 35 एक का 37। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिखा हुआ है, 35.5। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ना कि जब दो ठो ए वाला है क्लोरीन, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। अगर एवरेज निकाल करके फाइनल जो आता है ना वही आंसर बता देते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका ए है, m1 इंटू x1 m2 इंटू x2 बटा x1 प्लस x2। x1 और x2 क्या है, नेचर में कितना परसेंट कौन अवेलेबल है ओ। जैसे अब क्लोरीन की बात करेंगे ना तो ए नेचर में जो है ना 75% सी क्लोरीन 35 अवेलेबल है, जिसका मास 35 है ना वो कितना अवेलेबल है, 75% नेचर में, और 25% ए वाला अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो 75/25, 3:1 आ रहा है, तो 35 इंटू 3 और 37 इंटू 1 बटा 3+1, ऐसे एवरेज निकालना होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि डाल्टन जैसे कुछ कुछ गलत बता कर चले गए थे। उन्होंने बताया था कि एक ही एलिमेंट का जो मास है ना वो सेम होता है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट है ना जिनका मास डिफरेंट है तो एक ही एलिमेंट। जैसे क्लोरीन की बात करें, अब क्लोरीन का डिफरेंट डिफरेंट मास है, एक 35 एक 37, एक तो नेचर में 75% पाया जाता है, एक तो 25% पाया जाता है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होने लगा कि इसका मास हम लोग कितना याद रखें। तो फिर इसका सोल्यूशन निकाला गया कि इनका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकाल के जो आएगा ना वही हम लोग याद रख लेंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका बताया गया कि 35 से पहले मल्टीप्लाई करो जितना हो नेचर में अवेलेबल है उसको, 3 गुना ए अवेलेबल है तो 3 से, और ए वाला 1 गुना अवेलेबल है तो 1 से, नीचे दोनों का सम, ऐसे करके एवरेज निकाल लें। ऐसा सब नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसा मतलब पाया जाता है। कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, ऐसा बहुत कम एटम है। तो बहुत ज्यादा गलत नहीं बताए थे, थोड़ा थोड़ा गलत बताए थे वो। एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वे। एटम कितने तरीके से पाए जाते हैं, 2 तरीके से, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर आयन के फॉर्म में पाए जाएंगे। आयन कैसे बनता है, आयन बनता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मान लो कि निकल गया या कहीं से आकर के उसके अंदर घुस गया, चला गया, तो उस केस में वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और मॉलिक्यूल जब दो ठो कंबाइन कर लेता है तो ये दोनों फॉर्म में। अब सबसे पहले है मॉलिक्यूल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल वही था ना, दो एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हो गया H2O2, H2O, ये सारा मॉलिक्यूल है। द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में जो फोर्स काम करता है ना वो कौन सा फोर्स होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन जनरली दो तरीके से होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आयनिक का तो अभी तक कुछ नहीं दिया है, कोवैलेंट याद रखना। A molecule is the smallest particle of a substance which has the property of that substance and can exist in the free state. ये molecule बिल्कुल free state में पाए जाते हैं, जैसे वाटर हो गया। There are two type of molecule. molecule का भी बता रहा है कि दो टाइप होंगे। molecule of elements, इसमें क्या होंगे, सिमिलर एटम आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे O और O सिमिलर एटम है, कंबाइन करके O2 बना रहा है। H2 इसका एग्जांपल हो गया, O2 इसका एग्जांपल हो गया। एक तो डिफरेंट एटम मिल करके बनाते हैं, जैसे H2O, HCl, इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट एटम मिल करके बना रहा है, ये भी एक मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिया है, वाटर का दिया है, अमोनिया का दिया है। देखो ये सब बिल्कुल याद रखना होगा कि अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करवाएंगे तो दो ठो नाइट्रोजन दो ठो हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन इसका फार्मूला फिक्स है, NH3 ही रहेगा, N2H2 उसको नहीं लिख सकते हैं। CO2 का कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाता है। The number of atom present in one molecule of an element is called atomicity. एक मोलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे।
जैसे कि यहाँ पर CO2 में कितना है, 2 मोलिकुल है ना, 2 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर दे रखा है नोबेल गैस हैव 1 एटम, तो इसका एटॉमिसिटी कितना है, 1। नोबेल गैस बिल्कुल अकेला पाया जाता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये सब का यूज हम लोग बल्ब में भी लगाते, बल्ब में करते हैं। बल्ब जो होता है ना, उसके अंदर एक गैस भरा हुआ रहता है, यही सब गैस रहता है, ये वाला या पीला वाला कोई भी। और अगर कांच इसका हटा दोगे ना तो गैस वहां से हट जाएगा, फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, फ्यूज हो जाएगा। तो उस बिना कांच लगाए भी तो वो फ्यूज होगा। हाँ, तो वो तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर हटा दोगे तो कम वोल्टेज में भी फ्यूज हो जाएगा, ये होता है। थोड़ा सा गर्म होगा फ्यूज हो जाएगा। अब अभी फ्यूज इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कांच के अंदर आर्गन, हीलियम, ये सब गैस भरा हुआ है जो किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। इसके बाद आ गया ये सब का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 एटम सब में है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सब अकेले नहीं पाया जाता है। द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबका 2 है। एटॉमिसिटी ऑफ सब कॉमन एलिमेंट यहाँ पर सबका दे दिया है। O2 डाइएटॉमिक, ये टेट्रा एटॉमिक है ना, एक पॉली एटॉमिक ए सेट, इसमें बहुत ज्यादा हो गया। मोलिकुल क्या बताए थे, मोलिकुल कैसे बनता है, 2 एटम मिल करके, 2 से अधिक एटम मिल करके मोलिकुल बनाते हैं ना। मोलिकुल का एग्जांपल, 2 एटम, किसी 2 एटम को मिला दो ना, 2 हाइड्रोजन को मिलाओ, H2, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। हाँ सारा ही तो है। नाइट्रोजन 2 हो गया, तो ये सारा का सारा क्या है, मोलिकुल है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, H2, O2, ये सारा क्या है, मोलिकुल है। N2, Cl2, O3, ऐसा बहुत सारा मोलिकुल होता है। अच्छा 3 हो गए। H2O, ये भी मोलिकुल ही है। ये तो 2 अलग-अलग। हाँ 2 अलग अलग है, ये सब 2 अलग अलग वाला है। Na2CO3, इस तरह से बहुत सारा मोलिकुल होता है ना। H2SO4, ये सारा क्या है, मोलिकुल है। और इसी में एटॉमिसिटी, मतलब जितने एटम मिल करके बना होता है नए मोलिकुल, उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। इसका एटॉमिसिटी 2, इस सबका 2 है, इसका 3 है, क्योंकि 3 को कंबाइंड है। लिख रखा है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलिकुल। द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर इन ए मोलिकुल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मोलिकुल को आपस में जोड़ करके कौन रखता है, कोवैलेंट बॉन्ड जोड़ करके रखता है। ए मोलिकुल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, मोलिकुल। पानी का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, H2O, मोलिकुल, 1 मोलिकुल। व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ द दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, वो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है ना। एक मोलिकुल H2O, एक H2O अलग फ्री स्टेट में पाया जाएगा। अब मोलिकुल भी 2 टाइप का होता है, एक सेम तरह के एटम का बना होता है और एक 2-3 अलग अलग एटम से बना होता है। जैसे H2O 2 अलग अलग एटम से बना हुआ है, O3 एक ही एटम से बना हुआ है। मोलिकुल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मोलिकुल ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इसमें सिमिलर एटम होगा। ए मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, जैसे H2 यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद है मोलिकुल्स ऑफ कंपाउंड, है ना। एक मतलब एलिमेंट का मोलिकुल हो गया। मोलिकुल कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक एलिमेंट का मोलिकुल, जैसे 2 ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना रहा है, 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना रहा है, तो ये हो गया एलिमेंट का मोलिकुल। एक हो गया कंपाउंड का मोलिकुल, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। 2 एटम जब आपस में मिलते हैं ना तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। H2SO4 क्या है, एक कंपाउंड है। द मोलिकुल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें एटम का जो टाइप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर एग्जांपल HCl का दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है मोलिकुल ऑफ सम कंपाउंड वाटर का दे रखा है, H2O, NH3, CO2। ये सारा क्या है, कंपाउंड किसका है सारा, एक डिफरेंट एक कंपाउंड, ए मोलिकुल किसका है, कंपाउंड का मोलिकुल है सारा ना। मोलिकुल 2 टाइप का, एक एलिमेंट का मोलिकुल जिसमें सेम टाइप के एटम रहते हैं, और एक कंपाउंड का मोलिकुल जिसमें एटम अलग अलग रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोलिकुल, एक मोलिकुल में कितना एटम प्रेजेंट है उसको एटॉमिसिटी बोलेंगे। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारा है ना, ये सब अकेले रहता है, इसमें किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये सब का क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी 1। ये सब का एटॉमिसिटी कितना है, 2 है ना। सब में 2 एटम ज्वाइंट है। यहाँ पर सबका दे रखा है, इसमें 4 ज्वाइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक, है ना।
मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, 4 गो वाला, 8 गो वाला पॉली एटॉमिक, और ये सारा मोनो एटॉमिक फिर से है। तो ये सब एग्जाम में होगा। ये सब नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछेगा कि मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो कुछ दे दो, आर्गन या क्रिप्टन, कुछ भी नोबेल गैस का एग्जाम्पल दे दो। सिर्फ लिखने के लिए आएगा कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी लिखेंगे कि जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट, एक मोलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे। जैसे H2 में 2 एटम प्रेजेंट है, इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। आर्गन में 1 एटम प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया। ये सब पूछ सकता है। अगर मान लो कि पूछता है कि मोनो एटॉमिक क्या है, तो मोनो एटॉमिक जिसमें 1 एटम प्रेजेंट होता है ना, उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। जिसमें 2 एटम प्रेजेंट होगा, जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट होगा उसको डाई एटॉमिक बोलेंगे। उसके बाद है आयन। अब आयन किसको बोलते हैं, आयन देखो कैसे बनता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एक तो सोडियम का, ठीक है। तो मैम ने क्या बताई? मैम तो शायद अभी नहीं आई है, तो रुक जाओ, यहीं पर साइंस बता देंगे आज, आ जाएगा। थोड़ा देर में आ जाएगी। जैसे सोडियम का एग्जांपल लो, सोडियम का जो है ना, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस तरह से सजा हुआ रहता है, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं। बीच में प्रोटॉन होगा सोडियम का, उसके बाद एक सेल होगा, इसको सेल बोलते हैं। इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद दूसरा सेल होगा, दूसरा सेल में टोटल 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद लास्ट वाला सेल होता है थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं। तो सब बीच में प्लस प्लस नेगेटिव भी होता है। प्लस प्लस ये सारा पॉजिटिव चार्ज है अंदर में, 11 तो पॉजिटिव चार्ज अंदर में, या फिर अंदर में 11 प्रोटॉन और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इस टाइप से अरेंज रहता है, एक जगह नहीं रहता है सारा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से बहुत दूर हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से इसको खींच करके रखे हुए हैं, लेकिन दूर हो गया ना, इसलिए ये पावर जो है ना, ये फोर्स, ये वीक हो गया। जब वीक हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना, या किसी चीज के साथ अगर थोड़ा सा रगड़ दो इसको, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके बाहर चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल करके बाहर चला जाएगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना, 11 ठो, और निगेटिव चार्ज 10 ठो, 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो अब हम इसको बोलेंगे Na प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि एक तो प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। पर ये नीचे वाले को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, नीचे वाला मतलब जो सेकंड लाइन में सर्कल में नहीं है। अटैक इस सबको करके रखता है, सबको अपने अंदर खींचे हुए रहता है। लेकिन ये जो है ना इसको बहुत कम पावर से खींचे हुए है, और ये सबको बहुत स्ट्रॉन्ग पावर से खींचे हुए है। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल जाएगा ना अगर, तो Na2+ बन जाएगा, लेकिन ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज्यादा पावर से वो अंदर बंधाया हुआ है। और इस तरह से कोई अगर पूछता है कि आयन कैसे बनता है, तो हम लोग सिंपल जवाब देंगे कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या किसी तरह इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर जाए तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। आयन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। निगेटिव आयन कब बनेगा, हम मान लो कि जबरदस्ती कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके इसके अंदर डाल दिए, तो अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अब हो गया 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और 12 ठो इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Na-। तो ए पॉजिटिव चार्ज, यानी ए इसको कटायन बोलेंगे, और इसको एनायन। एनायन देख लो नेगेटिव चार्ज वाला को बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। कटायन में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला को क्या बोलेंगे, कटायन, और निगेटिव चार्ज वाला को एनायन। अब यहाँ पर पढ़ लो इसको। एन आयन इज ए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम। कोई एटम ही होता है जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर निगेटिव चार्ज होता है। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कुछ नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाने से या इलेक्ट्रॉन किसी तरह से बाहर चले जाने से ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। जैसे सोडियम पर Na+, मैग्नीशियम पर Mg2+, क्लोरीन पर Cl-, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, एक कटायन और दूसरा एनायन। कटायन कब होगा,
कटायन होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कटायन, ठीक है ना। उसके बाद निगेटिव वाला में, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया है, एनायन यहाँ पर है ना, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर गया तो यहाँ पर बन गया Cl माइनस, ये बन गया एनायन। स्टार्टिंग में बता रहा है यहाँ पर कि शुरू में इसके पास 17 को प्रोटॉन था, 17 को इलेक्ट्रॉन था, बाद में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन, इसलिए -1 चार्ज इस पर। समझ में आ गया किस तरह से कटायन एनायन फॉर्म होता है। सिंपल आयन क्या है, दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम आर कॉल्ड सिंपल आयन। जो सिंगल एटम से बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सिंपल आयन बोलेंगे। और एक होता है कंपाउंड आयन, एक कैसे बनेगा, बहुत सारा ग्रुप ऑफ एटम, 2-4 एटम ज्वाइंट करके और उसके ऊपर जब चार्ज रहेगा ना पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड आयन बोलेंगे। अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो देखो अगर मान लो कि दो ठो एलिमेंट है, एक है Na+, ठीक है, इसमें से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, और एक है Cl-, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पर निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा ना कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे, तो ये दोनों जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा एक दूसरे से और बना लेगा NaCl। इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, दो आयन से बना हुआ है, जो दो आयन से बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड। The compound which are made up of ions are known as ionic compound। किस किस आयन से बना होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन से बना होता है। एक फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और दो तरह का यहाँ चार्ज ही बन रहा था, इसलिए जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स विच होल्ड द आयन टुगेदर इन एन आयनिक कंपाउंड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को, जो वहाँ पर बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच, Na और Cl के बीच, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा आयनिक बॉन्ड से फेमस है तो आयनिक बॉन्ड ही याद रखना। Since ionic compound consists of an equal number of positive ion and negative ion, so the overall charge is 0। दोनों पर एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था, तो दोनों जुट गया तो टोटल चार्ज 0। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है NaCl, सब आयनिक कंपाउंड है, NaCl हो गया, KCl हो गया, NH4Cl हो गया। इतना सब तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक दो एग्जांपल याद रख लेना, NaCl और एक तो KCl याद रख लो। इसमें कौन कौन सा आयन है ना वो सब दिया है। Al2O3 में Al3+ और O2- एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुआ है। इतना तक ही रहने दो, उसके बाद नेक्स्ट डे करवा देंगे वैलेंसी से। अब देखो वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, दो चीज हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें बहुत सारे एटम्स है, या अब तक जो है ना बहुत सारे एटम्स मिल चुका था, ठीक है। तो मिल चुका था तो वहां पर जैसे मान लो कि सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, तो इसके आउटर में सेल में है ना, इसमें टोटल अगर देखेंगे ना तो 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से सजा होता है, बीच में तो प्रोटॉन होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहले 2, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके, मतलब मैक्सिमम इतना होता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना अरेंज होता है। जैसे मान लो कि 11 को सजाना है तो हम लोग पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरा सेल में 8 रखेंगे, तीसरा सेल के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। तो पहला सेल इस तरह से बनाए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरा सेल बनाए और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। और फिर तीसरा में डालेंगे एक। तो ये जो जो सबसे लास्ट वाला सेल है ना, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अरे बाहर भी चला जाता है, अंदर वाला नहीं जाता है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी मतलब कि जो बाहर जा सकता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें रहेगा सजा हुआ इस तरह से 2, 8, 7। तो मान लो 2 फिर 8, अब इसमें 7 गो रहेगा, है ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वैलेंसी इसका डिफरेंट हो जाएगा। वैलेंसी होता है ना कि जितना इलेक्ट्रॉन ले या फिर दे सकता है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ये चाहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ले ले,
ये लोग हर एटम चाहता है ना कि इसके आउटर में सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। 2 और 8 के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एक क्लोरीन भी चाहेगा ना कि इसके आउटर में सेल में दो बहुत मुश्किल है, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये चाहेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे और हम स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन वैलेंसी हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। अंतर समझ में आया वैलेंस और वैलेंसी में? मतलब सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कि आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी हो गया कि इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर में सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि 7 है, और वैलेंसी हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी कितना 1 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। सोडियम के केस में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 1। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर में सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये देखो यह स्टेबल होने के लिए ना 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, 8 होना चाहिए ना। तो ये क्या करेगा ना, किसी से लेगा नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन ही बोल देगा, कोई किसी को दे देगा कि ये इलेक्ट्रॉन ही मेरा, तुम ले लो। तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तो इसका वैलेंसी 1। हाँ वो चला जाता है, तो हम वो नहीं बता रहे। इसमें वैलेंसी कितना हो गया 1, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है ना। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेकिन वैलेंसी 1। इस तरह से होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अब यहाँ पर डिफरेंट एटम का हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने एटम के साथ कंबाइन करने का इसका कैपेसिटी है। अब यहाँ पर सोडियम का देखो, सोडियम का आउटर में सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करेगा ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और बना लेगा क्या NaCl। अब दोनों का दोनों स्टेबल, इसका भी 8 और इसका भी 8 पूरा ना। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया 1। सोडियम एक ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, तो वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब यहाँ पर बहुत सारे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मोनोवैलेंट में पोटेशियम, मतलब पोटेशियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और K प्लस बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस ही बनेगा ना, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्लस वाला कंसेप्ट याद है, प्लस कैसे बनता था, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसे निकल रहा है तो फिर प्लस उस पर एक तो आ जाएगा। सोडियम देखो एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, ये सारा मोनोवैलेंट है। मतलब कॉपर, हाँ जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है सारा का। सिल्वर का हो गया, अमोनिया का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ये सारा। और ये सब में से देखो बेरियम में से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का क्या क्या मतलब ये प्लस का पहले, हाँ प्लस से बता रहा है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ है, निकल सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लो ना, कैल्शियम का कितना होता है, आई थिंक देखो एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा दे रहे हैं। अब इसमें देखो सोडियम का तो हम लोग लिख करके देख लिए, मैग्नीशियम का लिख करके देखो 12 है ना, तो 12 को कैसे कैसे लिखोगे 2 8 2। ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2। और भी किसी का एग्जांपल लेकर के देखो, इधर से लो किसी का, मैग्नीशियम का हो गया, बेरिलियम का लो, इसका कितना 4 है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 4 है तो क्या लिखेंगे 2 और 2। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तो ये छोड़ देगा है ना, तो क्या बन जाएगा B2+, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। इधर से कोई लो, इधर से मान लो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में क्या है 8 है ना, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लिखेंगे 2 और 6। आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या किसी को देना चाहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब 8 पूरा हो जाएगा। 2 या फिर 8 पूरा करना है ना, देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका कितना आ जाएगा 2-, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा तो 2- हो गया ना। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, लेकिन वैलेंसी कितना है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। क्लियर है सब।
तो ये जेरोक्स निकाल दीजिएगा। हाँ जीरोक्स निकाल देंगे। जीरोक्स इन लोगों को तो दे दिए, तुम लोग को दिए थे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका दिया हुआ है, ये सब मोनोवैलेंट है, ये सब बाईवैलेंट हो गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, दो तीन एग्जाम्पल है। क्या होता है H2O वाटर मोलिक्यूल, ठीक है ना। ट्राईवैलेंट में क्या होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है एल्युमिनियम का, है ना। 13 होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 3 क्या, हाँ गोल्ड से भी निकल सकता है। इसके अनुसार ये सारा मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, मतलब दो एग्जाम्पल सब में से याद कर लेना। उसके बाद है वेरिएबल वैलेंसी। कुछ कुछ जो कंपाउंड होते हैं ना, उनका वैलेंसी फिक्स नहीं होता है, वेरी करते रहता है। उसमें से कभी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी 2 निकलेगा, कभी 4 भी निकल जाता है। तो ऐसा जितना छोड़ देगा। there are certain elements that exhibit more than one valency in their ion. आयरन कैन एग्जिस्ट Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। Fe में मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, या फिर हो सकता है 3 भी बाहर निकल जाए। ऐसा एलिमेंट देखो, ये बीच वाला जो दिख रहा है ना सारा, ये सारा जो बीच में है ना, ये सब का वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 13 है ना, इसका 3 लो। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसमें 4। जैसे कार्बन का लिखोगे तो 2 और 4 लिखाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसका सबका 5 6 7, ये सबका फिक्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सबका फिक्स नहीं है, एक कम बेसी होते रहता है। इसी में देखो Fe कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो जो भी वेरिएबल वैलेंसी वाला है ना, वो सब तुमको इसमें ही मिलेगा। Fe का नाम हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि विथ लोअर वैलेंसी इंड विथ सफिक्स ओ यू एस। जैसे यहाँ पर Fe2 प्लस है ना, तो उसको फेरस बोलेंगे, फेरस, ओ यू एस लगाएंगे। लेकिन वैलेंसी अगर यहाँ पर हाइयर रहेगा ना, जैसे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईक लगाएंगे, जैसे फेरिक, है ना। क्या नाम देंगे, एक फेरस और एक फेरिक। कम वाला को ओ यू एस लगाएंगे, ज्यादा वाला को आईसी लगाएंगे, मतलब ये फेरस और एक फेरिक। यहाँ पर देखो क्यूप्रस, क्यूप्रिक में 2 प्लस है, मर्क्यूरस में 2 है, मर्क्यूरिक में भी 2 ही लिख दिया है, 3 होना चाहिए ना, देख लेना इसको। फेरस में 2 है, फेरिक में 3, प्लम्बस में 2 है, प्लम्बिक में 4, ऐसे करके अस और एक नाम हम लोग देते हैं। छोटा वाला नाम में बड़ा दे दिया, बड़ा वाला नाम में छोटा दे दिया। अच्छा उल्टा किया है ना। तो ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना किस में अस लगेगा और किस में ईक लगेगा। बड़ा वाला नाम में छोटा है, छोटा वाला में बड़ा है। अब उसके बाद केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। केमिकल फार्मूला कैसे बनाना होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल। ठीक है ना। केमिकल फार्मूला क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में किस चीज का कितना एटम प्रेजेंट है। वाटर इज कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है जो कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से बना हुआ है और एक तो उसमें ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O में सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, 1 लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है। Formula of element. The chemical formula of an element is a statement of the composition of its molecule, in which symbol tells us the element and the subscript tell us how many atoms are present in one molecule. One molecule of hydrogen element contain 2, क्या ऐसा बोल रहा है। The molecule, the formula H2 indicate that one molecule of hydrogen element contain 2 atom of hydrogen। ये तो क्लियर है कि 1 मोलिकुल अगर हम लोग हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो उसमें कितना होगा, 2 एटम हाइड्रोजन का होगा। H2 represent 1 molecule of hydrogen and 2H2 represent 2 molecule of hydrogen, है ना। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि साइड में 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 मोलिकुल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक मोलिकुल और एक एटम। अब उसके बाद है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएंगे। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन व्हिच द केमिकल सिंबल टेल अस which element are present and subscript tell us how many atom of each element are present। यहाँ पर देखो 2 चीज यूज किया है, एक सबस्क्रिप्ट यूज किया है और एक तो और स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन इन व्हिच द केमिकल सिंबल टेल अस
which element are present and substitute। बोल रहा है कि इसमें दो चीज लिखा रहेगा। जब भी हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे ना किसी भी कंपाउंड का, तो वहां पर एक एटम का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा और एक सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो सब्स्टिट्यूट बताएगा कि उस एलिमेंट का कितना एटम है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि H2O कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CCl4, तो यहाँ पर 4 क्या है, सब्सक्रिप्ट है। C और Cl तो बता रहा है कार्बन और क्लोरीन है। अब 4 क्या बता रहा है, 4 बता रहा है कि क्लोरीन का 4 एटम यहाँ पर यूज हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर HCl है, तो HCl का बता रहा है एक एक एटम दोनों का यूज हुआ है। ये लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखो C और Cl है ना, एलिमेंट मिट गया है। इसको अगर हम लोग Cl कर देंगे ना, Cl, इसका वैलेंसी 4 है, इसका वैलेंसी 1, तो नहीं उल्टा, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो दो वैलेंसी क्लोरीन का 1 बताया था ना। 7 को होता है आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 4। उल्टा लिखा गया। उल्टा उल्टा नहीं है, उल्टा लिखा जाता है। कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 4, क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4। क्लोरीन का होता है, एक कार्बन का हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, ठीक है। तो इसका जो वैलेंसी होगा ना, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका हम लोग वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या लिखेंगे, वैलेंसी 1 है ना। एक का वैलेंसी 4 है, एक का वैलेंसी 1। अब जब कंपाउंड हम लोग लिखते हैं ना, तो पहले C और Cl लिख लेंगे और क्लोरीन का जो वैलेंसी है ना, वो कार्बन के साथ ऐड कर देंगे। क्लोरीन का वैलेंसी कितना था, क्लोरीन का वैलेंसी देखो 1 है, वो कार्बन के साथ ऐड कर दो, और कार्बन का जो वैलेंसी है ना 4, वो क्लोरीन के साथ ऐड कर दो, उल्टा ऐड हो जाता है और फिर फार्मूला बन जाता है CCl4। आया केमिकल फार्मूला बनाने। और यहाँ पर H2O का एग्जाम्पल दिया है, तो देखो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी भी 1 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। 8 लिखेंगे कैसे, 2 और 6 है ना, तो इसका वैलेंसी कितना, 2, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि H लिखेंगे, O लिखेंगे। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन वाला वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 था, वो हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन वाला वैलेंसी, बन गया फार्मूला H2O। मतलब करना क्या होगा ना, वैलेंसी सबका लिखने के लिए, मतलब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए पावर चेंज करना है। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए वैलेंसी पता होना चाहिए सब एटम का, तब तो लिख पाएगा कोई भी। वैलेंसी पता करने के लिए हम क्या करेंगे ना, अभी H2S का लिखा है, हम अगला दिन क्या करते हैं ना कि तुम लोग को पीरियोडिक टेबल पहले बता देते हैं, उसके बाद ये सब लिखने में ज़्यादा सुविधा रहेगा। आज बस इतना ही वीडियो देख लेना, ठीक है। 18 मिनट का ही छोड़ देते हैं, 18 मिनट का वीडियो तुम लोग देख लेना, और अगला दिन पीरियोडिक टेबल पहले हम बता देते हैं। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पता नहीं पर पढ़ा लीजिए। हाँ, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना होगा। ऐसे 10 में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी समझ में आ गया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क होता है, वो दे नहीं सकता। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और वैलेंसी कितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है, तो थोड़ा थोड़ा याद था ना, है ना। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, जैसे मान लो सोडियम का ही लिख रहे थे, तो सोडियम का क्या लिख रहे थे, फर्स्ट H2, सेकंड H2, P6, थर्ड S1। तो तीसरा सेल में, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है 17, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, क्लोरीन का 17 होता है, वो लिख रहे हैं फर्स्ट H2, सेकंड H2, P6, थर्ड H2, P कितना चला जाएगा, 5, 6 2 8 2 10 10 2 12 5 17। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 गो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7।
अब वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कितना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर उससे ले सकता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे देगा, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी ये 7 किसी को नहीं देगा, वो एक ले ले। एक ले लेगा किसी, तो वैलेंसी 1 ही रहेगा, दोनों का वैलेंसी 1 1 हो गया। थोड़ा सा का फर्क है दोनों में, समझ रहे हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी थोड़ा सा का ही फर्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है। यहाँ पर सबका दिया हुआ था वैलेंसी ना, दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, ये सब दे रखा है। इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही दे रखा है, पोटेशियम का 1 है, बेरियम का कितना है 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी को दे देगा, दे देगा तो फिर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन अब ज्यादा हो गया ना न्यूक्लियस में, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो। इसी तरह से ये सारा क्या था, मोनोवैलेंट था, OH माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए है किसी से, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं। ट्राईवैलेंट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अगर लिखोगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा, एल्युमिनियम का 13 होता है। अगर 13 के लिए हम लिखना चाहेंगे तो 1s2, 13 एटॉमिक नंबर है एल्युमिनियम का, फिर सेकंड S2P6, थर्ड S2P1, देखो तो 13 हो गया ना, हो गया। तो इसका 3 क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी वही हो जाएगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और को, 5 को तो कोई इसको देगा नहीं, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी जो है ना 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, मतलब 13 निगेटिव चार्ज 13 पॉजिटिव चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया है ना, प्रोटॉन 13 गो और इलेक्ट्रॉन 10 गो, इसीलिए 3 गो पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहाँ पर 3+ लिखा हुआ रहता है। ये बताते रहता है कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है या फिर दिया है, कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। वेरिएबल वैलेंसी था, कुछ कुछ एटम जो होते हैं ना वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। हम लोग केमिकल फार्मूला भी देख लिए थे शायद, नहीं। ये वाला केमिकल फार्मूला देखना था ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला से। केमिकल फार्मूला किसी चीज का हम लोग कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा बताए थे वो वीडियो में, लेकिन इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। A compound is represented in the abbreviated form by chemical formula। केमिकल फार्मूला का एब्रिविएटेड फॉर्म जो शॉर्टकट फॉर्म होता है ना, उससे हम लोग का कोई भी केमिकल कंपाउंड केमिकल फार्मूला बना होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट परटेनिंग इट। केमिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंबल के रूप में बताता है कि इस फार्मूला में, जैसे यहाँ पर CCl4 की बात करें तो कितना कार्बन है कितना क्लोरीन है, ये सारा सिंबल से बता रहा है। यहाँ पर सिंबल उसका दिख रहा है CCl4 का। यहाँ पर दे रखा है वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, किस चीज से बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है, और इसको शॉर्टकट में H2O इस तरह से लिखा जाता है, पानी वाटर को। इन फार्मूला H2O द सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन का 2 एटम लिया गया है और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम लिया गया है। अब फार्मूला है कि फार्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे, यहाँ पर हमें फार्मूला ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या दे रखा है, द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज ए स्टेटमेंट। केमिकल फार्मूला का डिफिनेशन दे रखा है, केमिकल फार्मूला है क्या, तो ये एक तरह का स्टेटमेंट है किसी भी कंपोजिशन का ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल्स अस द एलिमेंट एंड द सबस्क्रिप्ट टेल्स अस हाउ मेनी एटम, है ना। इसमें जो सिंबल यूज किया जाएगा केमिकल फार्मूला में, जैसे CO2 हम लोग यूज कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो सिंबल यूज किया गया है वो बताता है कि कौन कौन सा एटम लिया गया है इस केमिकल फार्मूला में। और नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है ना, CO2 लगा हुआ है, वो बताता है कि उस एटम का कितना सारा उस टाइप का एटम लिया गया है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना एटम लिया गया है वो हम लोग को बताता है। तो ये तो तुम लोग को पता है कि केमिकल फार्मूला इस टाइप का होता है, ये बता रहा है कितना एटम लिया गया है और एक सिंबल है, तो इसमें कुछ नया दिया नहीं है अभी। यहाँ पर देखो फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला बनता कैसे है कंपाउंड का। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल टेल अस व्हिच एलिमेंट आर प्रेजेंट एंड सबस्क्रिप्ट, ये वही चीज लिखा हुआ है। केमिकल फार्मूला में हम लोग को फिर से वो सिंबल यूज होता है और कुछ सबस्क्रिप्ट यूज होता है। सिंबल बताता है कौन कौन सा एटम है और सबस्क्रिप्ट बताता है कि उस एटम का कितना नंबर लिया गया है।
जैसे कि यहाँ पर वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन का लिया गया है, 1 ऑक्सीजन का लिया गया है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, अभी तक नया कुछ मिला नहीं है। अब यहाँ से न्यू है, रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने का नियम क्या है, तो उसमें बताया है कि जैसे मान लो कि तुमको लिखना है CCl4, ठीक है, यहाँ पर कार्बन ले लिया और यहाँ पर क्लोरीन, एक तो क्लोरीन होगा ना, इसको क्लोरीन कर देते हैं, ठीक है। अब कार्बन और क्लोरीन, और इसमें क्लोरीन ए वाला होगा, ए वाला कार्बन होगा, ठीक है। अब क्लोरीन का वैलेंसी लिख लो, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, क्लोरीन का 17, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोल रहे थे कि तुम लोग एटॉमिक नंबर सबका याद कर लेना। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से दूसरे से, है ना, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 14, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो इसका वैलेंसी कितना, 4। हम दोनों का वैलेंसी लिख लिए, ठीक है। और लिखने के बाद ए वाला जो है ना, कार्बन के ए वाला 1 जो है ना, कार्बन के साथ ऐड कर लो और ए वाला क्लोरीन के साथ, मतलब उल्टा कर करके लिखना है, जैसे CCl, है ना, कार्बन का वैलेंसी कितना, 4 था, तो इसका वाला वैलेंसी यहाँ पर लिखो और इसका वाला यहाँ पर लिखो, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है कि उल्टा करके लिखना जब फॉर्मूला बनाना। तो अब यहाँ पर देखो H और C हमको बनाना है HCl, है ना, HCl बनाना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी 1, है ना, तो यहाँ पर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा HCl। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हम पहले हाइड्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो इसका वाला वैलेंसी यहाँ और इसका वाला वैलेंसी यहाँ, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है ना, 16 है, तो आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लिख करके देखो, 16 को कैसे लिखोगे तुम लोग, फर्स्ट S2, सेकंड S2P6, थर्ड S2, 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 4 16, तो आउटर मस्ट सेल जो है, थर्ड वाला जो सेल है ना, ये आउटर मस्ट सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 गो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, है ना, तो वैलेंसी इसका कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन के साथ। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमको एटॉमिक नंबर पता रहे, और तुम लोग को ज्यादा नहीं देगा, 120 के अंदर ही लिखने के लिए देगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, एग्जाम में तुम लोग को लिखने के लिए देगा ना, तो जो एटम जो भी उठाएगा ना पीरियोडिक टेबल में से, तो तुम्हारा 20 के अंदर का ही रहेगा, इसलिए 20 के अंदर का अगर तुम लोग को याद रहेगा ना, तो तुम लोग लिख लोगे उसका।